चलो। संडे को संडे को ट्रिप जा रही तुम लोग की? कहाँ, राजगढ़? तुम लोग राजगढ़ में घुस हो गए? गर्ल्स को मुंबई लेके जा रहे हैं। 2 दिन की ट्रिप। हाँ, और आप लोग ही एक ही दिन की। हैं? ऑप्शन नहीं, तुम लोगों को ऑप्शन नहीं दिया क्या? 2026 में दुनिया खत्म है। हाँ तो ठीक है, तो दुनिया मुंबई में खत्म कर लेंगे। है ना, क्या दिक्कत है? लड़की आपको और नहीं दिया ऑप्शन? अरे मेरे ऊपर थोड़ी ऑप्शन देना। ऑप्शन देना उनके ऊपर है, आपके सुजीत सर के ऊपर। आप लोग को नहीं, वो तो ये बोल रहे थे कि गर्ल्स ने बोला वो मुंबई के लिए राजी है, मैक्सिमम वोट्स गर्ल्स के मुंबई के लिए थे, और लड़कों के मैक्सिमम वोट्स राजगढ़ के लिए थे। हैं? अब क्या पता तुम लोगों का क्या इच्छा है, पता नहीं। एक बार बात कर लेना। लड़कियों की 2 दिन की मुंबई की ट्रिप है, सैटरडे और संडे, और टेस्ट भी नहीं देना है। और मंडे को हाफ डे रहेगा उनका, क्योंकि सैटरडे को संडे को थक के आएंगे तो सुबह क्लास नहीं रहेगी, शाम को क्लास रहेगी। आप लोगों को संडे को लेके जाएंगे, मंडे को क्लास भी रहेगी। और 1 दिन की बस, वो भी बस में, और लड़कियों की ट्रेन से जाएगी ट्रिप। तो अभी कल परसों लड़कियों के नाम भी लिए जाएंगे आज शाम को, तो उतने ट्रेन के टिकट बुक करे जाएंगे। चलो। हम्म। हाँ, तुम लोग के साथ ट्रैक्टर से आएंगे ना। चलो। अब क्या, जो भी है सो है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ। आप लोगों को मुंबई जाना क्या? चलो, पेन दे दो। चलो, बस बातें बंद करो। ये पर्दे थोड़ा खींच देना सामने का। वो भी खींच दो। क्या? ट्रिप कंपलसरी नहीं है। जो लोग ट्रिप में नहीं जाएंगे उनका यहाँ पे टेस्ट रहेगा। चलो, उनको यहाँ रेक्टर डंडा लेके खड़े रहेंगे, वो पढ़ाएंगे। रेक्टर खड़े रहेंगे, आपकी सेल्फ स्टडी रहेगी, हॉस्टल में भी। तो आप बताओ, ट्रिप में जाओगे कि नहीं? चलो। हाँ सुनो, जो मुंबई वाली ट्रिप है गर्ल्स की, वो केवल इतनी है कि गर्ल्स जाएंगे, यहाँ से खंडाला निकलेगा, बस में ट्रेन में बैठ के देखना है उनको, और लोनावाला निकलेगा, वो भी ट्रेन में बैठ के देखना है। फिर मुंबई में प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे, और अगले ही प्लेटफॉर्म पे दूसरी गाड़ी खड़ी होगी। उसमें बैठ के वापस फिर से लोनावाला देखना है, खंडाला देखना है, और वापस आ जाना। तो अब बताओ। तो ऐसी ट्रिप है। मुंबई, मुंबई की। हाँ, और वहां पे मुंबई की लोकल में घूमना पड़ेगा भैया। धक्का वक्के खाने पड़ेंगे, राजगढ़ बढ़िया है। चलो बस। अरे तुम आ गए? खड़े हो, खड़े हो। पेरेंट्स क्यों नहीं आए मिलने तुम्हारे? बोला नहीं क्या उनसे? तो तुम बाहर आके मिलो हमसे। बैठ जाओ। चलिए, अब बस बातें बंद करो। जिसकी जहां ट्रिप जा रही होगी चली जाएगी। अभी तक जो हमने बोला वो सब भूल जाओ, झूठ था। चलो सुन लो।
थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा केमिस्ट्री में, थर्मल इक्विलिब्रियम तो क्या पढ़ा? थर्मल मतलब थर, टेम्परेचर, है ना, इक्विलिब्रियम। तो जब टेम्परेचर सेम रहता है दो लोगों का तो वो बोले जाते हैं कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर एक आता है जीरोथ लॉ। क्या आता है? जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ हमने आपको बताया था ना एक दिन, है ना। एक्चुअली फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पहले आ गए, लेकिन जीरोथ लॉ बहुत ही बेसिक है, वो बाद में आया। तो अब फर्स्ट को तो पहले ही फर्स्ट बोल दिया, तो अब जो बेसिक लॉ आया उसको फर्स्ट बोलते तो फिर फर्स्ट वाले को सेकंड बोलना पड़ता। इतना कचड़ा करने की बजाय उनने क्या करा, जो बेसिक लॉ है उसको जीरोथ लॉ बोल दिया। तो इसमें क्या है कि अगर तीन ऑब्जेक्ट है आपके पास, कितने, ए बी सी, तो अगर ए और बी सेम टेम्परेचर पे है और बी और सी भी सेम टेम्परेचर पे है, तो ए और सी का टेम्परेचर भी सेम होगा, है ना। मतलब ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? तो यही बोला जाता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो लिखेंगे जरा, ये मतलब लिखो जल्दी। थर्मल इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। वर्क डन अपना खत्म हो चुका है, वर्क डन खत्म हो चुका है, और हेडिंग डालेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम लिखो इसमें, when temperature of two or more than two objects are same, when temperature of two objects or more than two objects, when temperature of two or more than two objects are same, then these objects are said to be in thermal equilibrium. These objects are said to be in thermal equilibrium. तुम कहाँ थी इतने दिन से? हम्म। क्यों? इतने दिन तक चली? हैं? घूम रही थी क्या? घर बहुत बड़ा है क्या? बहुत बड़ा घर है क्या? तो कैसे घूम रही थी एक कमरे से दूसरे कमरे? अच्छा, द्वार पे भी घूमने गई थी? अच्छा, बाहर मतलब पड़ोसी के? हाँ। बाहर मतलब कहाँ बाहर, घर के बाहर? तो घर के बाहर रोड होगी ना। कहाँ घूम रही थी, सही बताओ। मतलब घूमने गई मतलब क्या, मतलब हम समझ नहीं पाए, बाहर घूमने गई, बाहर घूमने गई मतलब क्या? और डॉक्टर का घर घूमा? नहीं। चलो ठीक है। हाँ, अगला लिखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके बोर्ड में एक नंबर पर पूछा जाता है। ठीक है, तो बोर्ड के लिए लिख लो, बाकी तो कॉम्पिटेटिव में तो क्या ही पूछेंगे वो, और जेई में तो क्या ही पूछेंगे, हैं। और एडवांस में तो पढ़ाते ही नहीं होंगे, ऐसे ही मुंह से बोल देते होंगे, हो गया हो गया हो गया। हाँ, सीईटी में ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में, यही सीधा कि ए बी के साथ सेम टेम्परेचर पर है और बी सी के साथ, तो ए और सी के टेम्परेचर भी क्या होंगे। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये पूछा जाता है, दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। दूसरा क्वेश्चन हो गया। हाँ, पूरा लिखो ना, इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी। तुम चुनाव का आया है, आर्यन?
अरे वो उनसे बोल रहा, तुम लोगों से नहीं बोल रहा, अपना लिख लो यार। तैयार होने लगे तुम लोग। लिख लो जल्दी। बस लिख लो जल्दी। हाँ। रेस्पेक्ट ऐसे कहाँ कहाँ लिखा के रेस्पेक्ट देना है, बैठ जल्दी। लिख गया सबका? ठीक है फिर अभी हटा देंगे। रेस्पेक्ट दे रहे हैं। किसी का घर अगर 4 स्कूल के बगल में हो तो अकेली हो गया उसका। दिन भर रेस्पेक्ट देता रहेगा। हाँ लिख लो। दे दी रेस्पेक्ट। जल्दी लिखो। आसपास कहीं स्कूल ही स्कूल हो किसी के घर के। तो दिन भर रेस्पेक्ट दो फिर। सुबह दो शाम को दो। है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हटा दिया कि भाई जिसकी इच्छा हो वो खड़ा होगा, जिसकी इच्छा नहीं हो नहीं खड़ा हो। आपको बताया क्या? ये पता होना चाहिए आपको। हाँ। तो मैं क्या, 2 मिनट टाइम पास करने का मौका मिल जाता, खड़े हो जाओ बढ़िया खड़ा लो। है। लिख लो जल्दी। लिख लो जल्दी। लिख गया? अब हेडिंग डालो अगली। लिखा? हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वहां पे भी सिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी डाल दो हेडिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन वहां और यहाँ उल्टा पढ़ते हो। हम्म। तो हेडिंग डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए। तो आपको एक सिस्टम दिख रहा है, सिस्टम, और उस सिस्टम को क्या दी जा रही है? हीट। तो जब भी अपन किसी सिस्टम को हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट। है ना? तो दोस्त क्या होता है, वो हीट दो कामों में यूज होती है, दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। पहला, सुन लो पहले। तो जब भी अपन किसी सिस्टम को हीट देते हैं, है ना, तो उस हीट का, या एनर्जी देते हैं ऐसा बोल दो, उस एनर्जी का एक पार्ट उस सिस्टम के वर्क डन में खर्च हो जाता है। किसमें खर्च हो जाता है? मतलब वॉल्यूम बढ़ाने में। वर्क डन मतलब क्या? वॉल्यूम बढ़ाना, कम करना, है ना, वॉल्यूम चेंज करने में। और दूसरा पार्ट खर्च हो जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। मतलब, और इंटरनल एनर्जी में, किसमें? क्योंकि यहां पर अपन आइडियल गैस अभी भी देखेंगे, तो इंटरनल एनर्जी मतलब केवल काइनेटिक, और काइनेटिक मतलब टेम्परेचर। देखो हर एनर्जी में अपने टेम्परेचर था, F/2 kT, 3/2 kT, 5/2 kT, है ना, या F/2 μRT, है ना। अपनी सारी एनर्जीज में क्या था? टेम्परेचर। है ना? तो जब भी आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो एक पार्ट तो टेम्परेचर को चेंज करने में खर्च हो जाता है, जिसको हमने DU लिखा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो एक पार्ट तो इंटरनल एनर्जी बदलने में खर्च हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में, और एक पार्ट उसका वॉल्यूम चेंज करने, मतलब वर्क डन करने में खर्च हो जाता है। तो जो भी आप हीट देते हैं वो दो पार्ट में यूज होती है। क्लियर है? लॉस यहां पे हम कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे। सो फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जेई का ही क्वेश्चन है ना। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है? एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या टिक करोगे? एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब आपने जितनी एनर्जी दी, लॉस कुछ भी नहीं हुआ, उसका एक पार्ट वर्क डन में खर्च हो गया और एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब टेम्परेचर में, मतलब काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है।
तो कभी भी जरूरत पड़ी तो यहां पर क्या पुट कर सकते हो, F/2 म्यू आर डी टी, क्या पुट कर सकते हो, पढ़ा है ना, F/2 म्यू आर डी टी पढ़ा है कि नहीं, कहाँ पढ़ा है, केटीजी में है ना, F/2 म्यू आर टी, टी पढ़ा है ना, तो डी टी क्यों बोल रहा है सर, अरे तो यहां पर भी तो डी लगा है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब होगा, जब आप किसी का टेम्परेचर बदलोगे, तो इसलिए F/2 म्यू आर डी टी। क्लियर है। तो जो आप एनर्जी देते हो, तो एक पार्ट खर्च हो जाता है वर्क डन में, और एक पार्ट खर्च हो जाता है टेम्परेचर चेंज करने में, और टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या चेंज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। समझ रहे हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो, सेकंड बेंच, हाँ तुम भी खड़े हो, हाँ बताओ, क्या है फर्स्ट लॉ, जब अपन हीट देते हैं किसी को, तो वो हीट किस किस में कन्वर्ट हो जाती है, बताओ, एक तुम बताओ एक तुम बताओ, हाँ किस में कन्वर्ट हो जाती है, पहले तुम बताओ। हाँ, शादी करना दोनों को, तो यहाँ पहुंच जाओ, चलो पहली बेंच पे जल्दी, मन नहीं लगता पढ़ने में, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठे तुम भी। हाँ, तो एक पार्ट उसके वर्क डन में खर्च होता है और दूसरा इंटरनल एनर्जी में। क्लियर है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, लिख लो। आपने शायद केमिस्ट्री में W इज इक्वल टू क्यू प्लस डी लिखा होगा। अच्छा, डेल्टा U इज इक्वल टू W प्लस क्यू लिखा है। अच्छा ऐसा लिखा, बस यही थोड़ा सा फर्क रहता है और कोई चेंज नहीं, यहाँ पे अपन हीट देते हैं, ठीक है, अपन क्या देते हैं, हीट। और उनका ये कहना होता है शायद केमिस्ट्री में, कि सिस्टम के पास जो भी एनर्जी होती है, वो कुछ वर्क डन में खर्च हो जाती है वॉल्यूम चेंज करने में, और बाकी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो और यहाँ पे अपन क्या देते हैं, सिस्टम को ऑलरेडी हीट देते हैं, क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं कि अगर हीट नहीं दोगे तो वर्क डन कभी नहीं होने वाला, है ना, और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी कभी नहीं होने वाला। So whenever we supply heat to a system, then it utilizes in two ways. One part of heat convert in work done, and remaining part of heat convert in internal energy of the system. हाँ अब बताओ, हीट किस किस में यूज होती है, बोलो। वन पार्ट ऑफ हीट इज यूटिलाइज इन, क्या कांस्टेंट, तुम भी मिलो बाहर आके, क्या नाम तुम्हारा, टैब निकालो, मैं पहले टैब देखो अपना, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, टैब दिखाओ। स्कोर निकालो। ठीक है, बंद करो, लिखो जल्दी, दिख रहा है वहां से, यहाँ बैठो, सेकंड बेंच से देखो, नहीं तो यहाँ इसको बैठा लेना यहाँ पे, बैग हटा था, यहाँ बैठ जाओ, पल्ले पड़ता कुछ, हम्म, किसमें कन्वर्ट हो रही हीट, वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। हाँ, ये तो क्या चल रहा है, ये थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, क्या चल रहा है, हम्म, वो वर्क डन बता क्या बता रहा है, F/s cos थीटा, है, ये वर्क डन कहाँ पढ़ते थे, ये मैकेनिकल वर्क डन था, है ना, जो अपन वहां पे पढ़ते थे, फोर्स लगता था, डिस्प्लेसमेंट होता था, है ना, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अभी गैस का वर्क डन बन पड़ रहा है, किसका, क्या होता है, P डेल्टा V,
लिख गया? तो ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहा है, एफ एस कॉस थीटा से आप पी डेल्टा भी प्रूफ कर सकते हो, सब एक ही है, लेकिन कब कौन सा यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। आप पी डेल्टा वी से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे? सिंपल। प्रेशर वर्क डन आपका यहाँ पे क्या है, पी डेल्टा वी, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं। एरिया एरिया, फोर्स इनटू लेंथ आ गया। ठीक है, तो सब कुछ एक ही है। ऐसा नहीं कि वर्क डन यहाँ पे तो कुछ अलग पंख लग गया उसमें, है ना, वही रहता है। ना यूनिट बदलती ना कुछ बदलता, बस सिंबल बदल जाते, क्योंकि गैसेस में जनरली प्रेशर होता है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह गैसेस में वॉल्यूम में चेंज देखा जाता है। ऐसा नहीं देखा जाता कि गैस यहां से वहां पहुंच गई, नहीं, गैसेस में वॉल्यूम देखा जाता है। क्या देखा जाता है? चेंज इन वॉल्यूम। और फोर्स की जगह क्या देखा जाता है गैसेस में? जनरली प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में इसका वर्क डन निकाला गया है, पी डेल्टा वी। क्या होता है बोलो, गैस का वर्क डन बोलो सभी लोग, पी डेल्टा वी। ठीक है, चलिए। और इंटरनल एनर्जी अपन अभी केटीजी में पढ़ के आए, F/2 म्यू आर डी टी, क्योंकि यहाँ पे जनरली मोल्स में बात होगी, किस में बात होगी, इसलिए मोल वाला F/2 म्यू आर। अगर कभी मॉलिक्यूल, वैसे होगी नहीं कभी भी, है ना, मॉलिक्यूल्स में अगर बात हो तो क्या यूज करोगे, F/2 एन के टी। सब भूल भाल जाते हो तुम लोग यार। F/2 एन के टी, दो फॉर्मूले पढ़े थे कि नहीं, मोल्स के लिए और मॉलिक्यूल्स के लिए। मोल्स के लिए F/2 म्यू आर टी, और मॉलिक्यूल के लिए F/2 एन के टी। तो अगर मॉलिक्यूल का क्वेश्चन हो तो एन के टी कर देना, और मोल्स में हो तो एनआरटी कर देना, और F/2 तो रही। ठीक है, चलिए, तो अब अपना स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, सर ने ऐसा लिखाया केमिस्ट्री में कि हीट देना तो कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव? हीट देना मतलब पॉजिटिव, और हीट अगर सिस्टम से निकल रही है तो अपन उल्टा मानते हैं। ठीक है, अपन हीट देंगे तो नेगेटिव, और हीट अगर सिस्टम से निकल रही है तो पॉजिटिव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वर्क डन अगर सिस्टम पे किया गया है तो अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव। और वर्क डन अगर सिस्टम ने किया है तो अपन क्या लेते हैं, क्योंकि सिस्टम के ऊपर अगर अपन छोड़ दो, अपना सिस्टम कौन है, अपना सिस्टम कौन है, गैस। तो अगर अपन गैस के ऊपर छोड़ दें तो गैस तो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी। तो इसलिए वर्क डन बाय सिस्टम हमेशा हम क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव, क्योंकि गैस अपना वॉल्यूम हमेशा बढ़ाएगी, और वॉल्यूम बढ़ गया मतलब चेंज पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर है? और वर्क डन ऑन सिस्टम, तो ऑन सिस्टम जब भी करोगे तो वॉल्यूम हमेशा कम होगा, तो चेंज क्या रहेगा, नेगेटिव। तो पीडीवी, पीडीवी नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? और हीट कभी भी अगर सिस्टम रिलीज कर रहा है तो क्या लेंगे अपन, नेगेटिव, सॉरी अपन पॉजिटिव लेंगे। केमिस्ट्री में क्या लेते हैं, केमिस्ट्री में क्या बोला था तुमने, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, रिलीज करता है तो पॉजिटिव, अपन क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, ये बस इतना उल्टा रहेगा, तो आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से याद रखना, जब जब जरूरत पड़ेगी अपन रिवाइज करेंगे बार बार। तो ये फर्स्ट लॉ लिख गया ना सबका? तो पहली प्रोसेस है अपनी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां पर अपन आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोक्यूबिक, एडियाबैटिक, क्यूबिक को ही कोरिक बोलते हैं ना, एडियाबैटिक और एक पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, टोटल कितनी प्रोसेस पढ़ेंगे, पांच। इन पांच प्रोसेस में अपन पढ़ेंगे क्या, सब में सेम, सब में सेम चीजें पढ़नी है। पहली, वर्क डन, हर एक प्रोसेस में वर्क डन। ठीक है, दूसरा, हर एक प्रोसेस में हीट। तीसरा, हर एक प्रोसेस में अ, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज वगैरह, ये सब, है ना, यही सब अपन को पढ़ना है। ठीक है, हर एक प्रोसेस को इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है अपनी, आइसोथर्मल। तो आइसो मतलब सेम, और थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो उसको अपन बोलेंगे आइसोथर्मल। ठीक है, एक लॉ भी हमने केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, बॉयल्स लॉ।
है ना, वहां पर भी टेम्परेचर क्या रहता था। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को बॉयल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बॉयल्स लॉ के नाम से, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले आसान चीज डिस्कस करते हैं जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इस प्रोसेस को समझें तो पीवी इक्वल टू क्या होता था, म्यू आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट। आपने कंटेनर में गैस ऑलरेडी ले ली है तो मोल भी क्या हो गए, कांस्टेंट। आर भी क्या हो गया, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। और यहां से न्यूमेरिकली पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू वी टू अपॉन, और ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो ये तो केटीजी वाला पार्ट हो गया। और क्या पढ़ा था केटीजी में, ग्राफ। क्या पढ़े थे? इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो अगर आपसे ग्राफ पूछा गया प्रेशर और वॉल्यूम का, तो क्या बोलोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्राफ आएगा हाइपरबोलिक, कैसा आएगा, हाइपरबोलिक। और अगर आपसे ग्राफ पूछा गया पी और 1/v का, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v बोलोगे, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। इस लॉ को अपन ऐसे भी जानते हैं, इस v को इधर भेज दो तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कुछ भी करते रहो, पीवी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। तो ये हो गया केटीजी वाला पार्ट जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब यहां पे नया क्या पढ़ना है, तो नया हमने आपको बता ही दिया क्या पढ़ना है हमें, वर्क डन वगैरह, ठीक है। चलिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में दोस्त आपका टेम्परेचर क्या रहता है, तो आप खुद बताओ, अगर किसी का टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। और काइनेटिक एनर्जी ही मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल नाम का कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम आइडियल गैस पढ़ रहे हैं और आइडियल गैस में पोटेंशियल केवल क्या होती है, तो चाहे टोटल बोल लो, चाहे टोटल इंटरनल बोल लो, चाहे काइनेटिक बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। एवरेज भी बोल सकते हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी भी उसकी कांस्टेंट, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो। बात समझ में आई? यहां पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब टेम्परेचर में चेंज क्या है, जीरो। अब हमारी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, F/2 म्यू आर डी टी, और टेम्परेचर में चेंज तो हो ही नहीं रहा, तो मतलब डी टी जीरो, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो। तो डी यू क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब इस प्रोसेस में आपने हीट दी। अब वो हीट कितनी चीजों में यूज होती है, दो चीजों में, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी ने तो लेने से मना कर दिया, उसमें चेंज क्या है, जीरो। देखो, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, इसलिए इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो आपकी पूरी की पूरी हीट किसको मिलेगी, वर्क डन को। किसको मिलेगी? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी आप सिस्टम को हीट दोगे, वो पूरी की पूरी हीट सिस्टम में वर्क डन करने में काम आएगी। समझ रहे हो ना? ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जो दोस्त इस नेचर में आपको कभी मिल ही नहीं सकता। आप कभी भी किसी सिस्टम को हीट दोगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो सिस्टम गर्म ना हो? होगा। समझ रहे हो ना? तो साइंटिस्ट लोग इसके पीछे पड़े हैं कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना है कि हम जितना इनपुट दें उतना हमें क्या मिले, आउटपुट मिले। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। सोचो, आप जितनी पेट्रोल डालते हो क्या उतनी पेट्रोल की गाड़ी चल जाती क्या? धुआं निकलता भैया। तो साइंटिस्ट वो धुआं बंद करना चाहते हैं। सोचो, तो धुआं कैसे बंद हो जाए, हर चीज में कुछ ना कुछ वेस्ट तो होता ही है। समझ रहे हो ना? और ये एक ऐसी प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें क्या बोल रहा है वो, कि हम जितनी हीट दें और पूरा का पूरा वर्क डन में काम आ जाए, मतलब लॉस कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? तो ये चाहते हैं, है ना। सो इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज विल बी जीरो। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी अपन हीट देंगे वो किसमें जाएगी, वर्क डन में, है ना। फिर भी थेरेटिकली पढ़ने में क्या जा रहा है, नंबर मिलेंगे अपन को तो, है ना। तो जो भी हीट दोगे वो यहाँ किसके बराबर होगी, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, पीडीवी।
ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपसे हीट पूछी जाए या वर्क डन पूछा जाए, दोनों सेम होते हैं। समझ रहे हो? अगर आपसे हीट भी पूछी जाए तब भी आपको वर्क डन ही निकालना है, और वर्क डन पूछा जाए तो वर्क डन निकालना ही है। समझ रहे हो? ये है आपकी कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस होल हीट गिवन टू द सिस्टम कन्वर्ट इनटू वर्क डन, जो कि पॉसिबल है नहीं। चलो थोड़ा वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो आपको याद करना है। और अच्छी बात यह है कि आपके डेरिवेशन बोर्ड में भी है, और हर 2-3 साल बाद ये डेरिवेशन पूछा जाता है ना, कि डिराइव द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, 4-5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए जो अपन डेरिवेशन आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे तो पता चली गया वर्क डन इक्वल टू पीडीवी, लेकिन अपन उसको थोड़ा डिटेल में नीचे तक सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, वर्क डन पूछे चाहे हीट पूछे, दोनों का मतलब सेम ही है। कौन सी प्रोसेस में? आइसोथर्म। और बाकी सब में नहीं, केवल इसी प्रोसेस में, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? आइसोथर्मल में क्या चीज कांस्टेंट है? ध्यान नहीं है बेटा तुम्हारा, आप मिलिए बाहर आके। ठीक है, अनिकेत, देख रहे हो ना तुम देख रहे हो कि नहीं? तुम्हें कुछ दिख रहा है अपने अंदर कमी? क्या कांस्टेंट है इस प्रोसेस में? ये देखो बगल वाला बोल रहा है। ठीक है, तो इस कमी पे अपन को काम करना है। तुम इस कमी को छुपा के बैठे हो अपने अंदर। समझ रहे हो? 10th में कितने परसेंटेज से? 78 कम नहीं होते? चीटिंग करी थी क्या? तो फिर अब क्या पढ़ने में मन नहीं लगता? समझ रहे हो? चलिए, जो भी है देखते हैं बाद में। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, चलो, डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में है, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। तो सुनेंगे पहले ध्यान से। तो सबको पता है कि Q इक्वल्स टू डब्ल्यू, हीट भी पूछी है तब भी यही है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, तो PdV, तो PV इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू आर टी। तो PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, तो PdV, भूल गए क्या? भूल गए? तब बताओ फिर PdV क्या होगा, बताओ। भूल गए? देखो हम बोल ही रहे थे। चलो देखो यहाँ पे, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? PdV की, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से वॉल्यूम निकाल लो, म्यू आर टी अपॉन पी, और अब हम इस वॉल्यूम को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और टी का डिफरेंशिएशन सांगा 1, कितना? 1। इस पी को अगेन हम इधर लेके आ जाएं, तो पीडीवी, और डीटी को उधर पहुंचा दो, तो म्यू आर dt। तो आप पीडीवी की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू आर dt। सही है। चलिए, तो पीडीवी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? म्यू आर dt। चलिए, तो पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है, और प्रेशर की यहां पर वैल्यू पुट कर दो, म्यू आर टी अपॉन वी, तो अपना प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में आ जाएगा, और डीवी है ही, तो इंटीग्रेशन करोगे तो म्यू आर टी तो कांस्टेंट है, इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। और मोल तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो म्यू आर टी को बाहर, और 1/v का इंटीग्रेशन सांगा, भूल गए? तालियां, लॉग वी होता है। क्या होता है? लॉग वी क्या होता है? क्या होता है? याद कर लो ये सब। ठीक है, तो 1/v का इंटीग्रेशन लॉग वी। लिमिट, मान लो आपका वॉल्यूम वर्क डन हुआ है ना, आपने जो भी हीट दी वो किसमें गई? वर्क डन में, तो वर्क डन हुआ मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो मान लो V1 से V2 चेंज हुआ है, लिमिट पुट करो तो लॉग V2 माइनस लॉग V1, और लॉग में माइनस को डिवाइड में लिख सकते हैं, तो लॉग V2 अपॉन V1। ये यहां का वर्क डन है जो आपको याद रखना है। हाँ, ओ, मत देखो, उनका अलग याद रखो, इसको अलग याद रखो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट था ना? क्या कांस्टेंट था? और पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी
टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो P1/P2 = V2/। अब मान लो कभी क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया गया, प्रेशर दिए गए, तो क्या करोगे? P1/P2, V2/V1 की जगह P1/P2। ठीक है, तो ये आ गया आपका दूसरा फॉर्मूला P1/P2। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपसे कभी हीट पूछी जाए या आपसे कभी वर्क डन पूछा जाए, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। गैस के मोल देख लेना, आर आपको पता ही है, टेम्परेचर कितना उनने बोला है कांस्टेंट, इनटू लॉग, अगर प्रेशर दिए गए हो तो P1 इनिशियल अपॉन फाइनल, और वॉल्यूम दिए गए हो तो फाइनल अपॉन इनिशियल, ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद आइसोकोरिक है। यूनिट क्या होती है वर्क डन की? बचकानी हरकतें कर रहे हो। क्या होती है वर्क डन की यूनिट? तो तो जूली रहेगी, या वैट थोड़ी बन जाएगी। है, कैलोरी भी एक एनर्जी है, कैलोरी भी रह सकती है ना। बस ये है कि फिर वहां पे आपको 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कैलोरी से जूल में जा रहा है, जूल से कैलोरी में जाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, R/J जूल बाय 4 कैलोरी बाय जूल कर दोगे, है ना। ठीक है, तो ये सब न्यूटन इंटू मीटर, ये भी क्या है? ये भी जूल है। न्यूटन इंटू मीटर, ये भी क्या है? जूल है। चलो तो एक बार रिवीजन कराओ पहले, उसके बाद लिखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या? कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर में चेंज जीरो। और टेम्परेचर में चेंज जीरो, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में भी चेंज जीरो। तो मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। क्या बोल रहा है यार, हैं? सुनते ही नहीं हो। चलो फिर से बोलो। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या? कांस्टेंट। और क्या कांस्टेंट? इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। तो किसमें चेंज जीरो? टेम्परेचर में चेंज जीरो और इंटरनल एनर्जी में भी चेंज जीरो, दोनों में जो चीज कांस्टेंट है उनमें चेंज जीरो, है ना, चेंज जीरो। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? Q = W+ DU में, है ना, DU इंटरनल एनर्जी में चेंज। और इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या है आइसोथर्मल में? जीरो। मतलब पूरा Q किसको मिला? वर्क डन को। वर्क डन क्या होता है? PdV। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर PdV में अपन P की वैल्यू पुट करें तो μRT/V। μRT कांस्टेंट है, बाहर निकालो, 1/V का इंटीग्रेशन log V, है ना। वॉल्यूम मान लो चेंज हो रहा है V1 से V2, log V में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आ गया आपका वर्क डन। और इसी को प्रेशर के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी प्रोसेस है, और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में पूछा जाता है ना। ठीक है, लिख लो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, थोड़ा सा अगर रिवीजन ये लिखोगे क्या, ये सब बॉयल्स लॉ वगैरह? तो फिर सीधा यहां से लिखो, यहां से लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस, ये। ये प्रोसेस खत्म होते से ही आपका लोड बढ़ जाएगा दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन फिर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सीपी सिंह ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता कि आइसोथर्मल का क्वेश्चन बताओ सर। क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक सारी प्रोसेस लगी होंगी, है ना। तो आप क्वेश्चन आपको हम तभी दे पाएंगे जब अपन ये सारी प्रोसेस पढ़ लेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये सारी प्रोसेस पढ़ने के बाद ही होमवर्क मिलेगा अब आपको। और सारी प्रोसेस मतलब कल खत्म हो जाएंगी। कल क्या, हमें लग रहा है आज ही हो जाएंगी। दो तो आज हो ही जाएंगी, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये तीन भी खत्म हो गई तो बहुत है। यहीं तक मेरे पास PDF है। अगला चैप्टर जो हीट ट्रांसफर है वो अपन को अब लिख के ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ाएंगे ना। अच्छा उसके PDF, अरे ये तो बन गए थे धोखे से। हम्म।
अच्छे समझता क्या? बरका। हो हो। चलिए तो फिर बनाते हैं हीट ट्रांसफर की भी। बरका रे बरका, पोड़े सरका। हाँ? काय रे श्री हरी, समझ में आ रहा होगा ना? हैं? पल्ले पड़ रहा होगा। हाँ। मराठी? मराठी कौन सिखाता है? मराठी हम खुद सीखते हैं। चोरी करते हैं मराठी की। दूसरों से सुन लेते हैं, फिर दोहराते हैं उसको। सीखते नहीं है। और चोरी का माल ऐसे ही मिलता है। चलिए। लिख गया क्या? जल्दी लिखो। यहां तक लिख गया। एनर्जी ऑलवेज चेंज इन इंटर एनर्जी ऑलवेज विल बी जीरो। चलिए जल्दी लिखो। अब आगे का डेरिवेशन खुद करना है तुम्हें। हाँ, यहां से खुद करो आप सभी लोग। म्यू आर टी को बाहर निकाल लो। और वन बाई वी का इंटीग्रेशन लॉग वी। आपको पता नहीं था क्या वन बाई वी का इंटीग्रेशन? सुनने के बाद याद भी नहीं आया क्या? याद भी नहीं आया क्या? है ना? लिख गया। डेरिवेशन खुद करो आगे का। और इस डेरिवेशन के ऊपर लिख लेना बोर्ड। तो बोर्ड में पूछा जाता है आपका वो काम का डेरिवेशन है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, 12th में। 12वीं बोर्ड है भैया ये चैप्टर। है ना? ये 12वीं में चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पूरा। केमिस्ट्री का नहीं पता हमें। फिजिक्स का तो चैप्टर नंबर 4 है आपका, 12th बोर्ड का। मैकेनिक्स हम लोग की क्लास ही नहीं हो पाती यार एक्स्ट्रा। होती है, बंद हो जाती है। तो उसके बड़ा नखड़े हैं क्लास के।
हैं? तुम लोग क्या वेक्टर के चक्कर में पड़ गए ना? जो पढ़ना है वो बोलो। क्या छूटा है तुम लोगों का? सबका ही छूटा है क्या? तो वो तो अपन क्लास में करेंगे, फिर क्या करें? हाँ तो ये थर्मल फिजिक्स तो एक बार खत्म हो जाए, और कितने दिन थर्मोडायनेमिक्स अपना इस हफ्ते, और फिर नेक्स्ट वीक में हीट ट्रांसफर खत्म। वापस अपन अपने मैकेनिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है। क्या? मैकेनिक्स मतलब वही जो चल रहा था, रोटेशन। सेंटर ऑफ मास से छूटा है ना तुम लोग का? जो चैप्टर तुम, अच्छा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा ना? हाँ तो पूरा पढ़ाएंगे। वर्क पावर एनर्जी। देखो, हम सेंटर ऑफ मास तो बीच में हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास हम तभी पढ़ा सकते हैं कि अगर वर्क पावर एनर्जी अच्छा होता किसी का। और फिजिक्स, ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ना, तो वर्क पावर एनर्जी पहला चैप्टर होता है उसका, फिर सेंटर ऑफ मास, फिर कोलिजन, और फिर कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ मास के बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और फिर कोलिजन। ये चार चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। समझ रहे हो? नहीं, वो एक्स्ट्रा में नहीं होता ये सब, जो बिल्कुल छूटा है उसको एक्स्ट्रा में कैसे ले सकते हैं? ठीक है, वो हम देख, पहले ये खत्म होने दो, है ना? सब हो जाएगा, टेंशन मत लो उसकी। ये ट्वेल्थ का देखो, दो चैप्टर होगा तुम्हारे, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, है ना? देखो, कभी ऐसा मत सोचा करो कि 11th कब होगा, 12th कब होगा। अपन किसके हिसाब से चलते हैं? अभी तुम्हारा 12th और बोर्ड के हिसाब से चलो, तो बोर्ड में क्या होता है? आधा केटीजी 11th में और आधा केटीजी 12th में, तो ऐसे थोड़ी होता है। अपन तो जो चैप्टर पढ़ते हैं पूरा पढ़ते हैं, है ना? चलिए, ये हो गया। हाँ, डेरिवेशन सबने करा। म्यू आर टी को बाहर निकाला। 1/b का इंटीग्रेशन लॉग भी करा, है ना? चलिए, ये आंसर सबका आ गया। और प्रेशर के फॉर्म में भी लिख लो। अच्छा, आपने कभी लॉग में ऐसा पढ़ा है, बेस ई और बेस 10? हाँ, तो इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.303 से मल्टीप्लाई, है ना? तो उसके लिए भी तैयार रहना क्वेश्चंस में। हाँ। हम्म। हाँ, तो 2.303 करके लिखा होगा उन्होंने, ठीक है? ये बात याद रखना। लिख लो। हम्म। चलिए। और आपके सीपी सिंह में वैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए, तो यहां तक सब हो गया। अगली प्रोसेस पे पहुंच रहे हैं, जल्दी लिख लो। तीन प्रोसेस अपन पढ़ेंगे आज, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक, ये दो भी पढ़ेंगे अभी। और फिर इन तीन प्रोसेस के बाद फिर स्टार्ट होता है क्वेश्चंस का महासंग्राम, जिसमें तीनों प्रोसेस के मिक्सचर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको प्रोसेस पहचानो, वर्क डन निकालो, प्रोसेस पहचानो, वर्क डन निकालो। क्वेश्चन मिक्स रहेगा, तो प्रोसेस आपको खुद पहचाननी होती है। क्लियर है? प्रोसेस आप खुद पहचानोगे, वर्क डन के फॉर्मूले हमने दे दिए आपको, ठीक है? बरका। चलिए, आगे सर का, अगले, आइसोकोरिक या आइसो क्यूबिक, लिख लो। आइसोकोरिक ऑब्लिक आइसोक्यूबिक प्रोसेस। चलो, तो यहां पर क्यूब आ रहा है, क्यूब, और क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। तो यहां पर क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा भैया, है ना? और वॉल्यूम कांस्टेंट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? गलुसाक साइंटिस्ट ने, है ना? चल देख लो, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। तो इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो न्यूमेरिकली अगर सॉल्व करें तो P1/P2 इक्वल टू T1 अपॉन, जो अपन ऑलरेडी केटीजी में देख चुके हैं ना। अच्छा, पढ़ने का तरीका, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या फिर इसको ऐसा भी पढ़ सकते हो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ग्राफ, ग्राफ सबके क्लियर है? अगर P और T का ग्राफ पूछा जाए स्ट्रेट लाइन, P और 1/T का पूछा तो हाइपरबोले को P/T कांस्टेंट। तो ये सब तो हमें लिखना नहीं है। हम आते हैं अपने इस पर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया, किसको?
और वॉल्यूम को कांस्टेंट मतलब दोस्त, वर्क डन तो गए काम से। वर्क डन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंज करना। और आपने इस प्रोसेस में वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो पी डीवी में अपना डीवी क्या हो गया, जीरो। तो वर्क डन मतलब यहां जो हीट दी जाएगी वो केबल और केबल सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगी। समझ रहे हैं। अगर किसी के घर में निठल्ला बच्चा पैदा हो गया तो पापा पैसा डालेंगे, बेटा पैसा उड़ाएगा, वर्क डन कुछ भी करेगा नहीं। हम आपसे नहीं बोल रहे। ऐसा आप निठल्ले थोड़े ही हो। आप तो पढ़ रहे थे, क्लास में आ रहे हैं ना। कोई है क्या निठल्ला, कौन है, कौन है। चलो ठीक, अपने मन में सोच लो। बताओ मत, ठीक है। बताओ मत, जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा सोच लो हम निठल्ले नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो सोच लो हम निठल्ले हैं। अब देख लो कि तुम पढ़ रहे हैं कि नहीं, अपने आप से बोलो। अपने आप से तो झूठ नहीं बोल पाओगे। चलो, सबके मन में कुछ ना कुछ फीलिंग आ रही होगी। चलो फिर सुनो। तो यहां पर सुन लो, वर्क डन कुछ भी होता तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि हमने हीट दी, लो भैया थोड़ा काम करना और थोड़ा अपनी इंटरनल एनर्जी में खर्च कर देना। और इसने क्या करा, पूरी की पूरी हीट को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटरनल। और वर्क डन में कुछ भी नहीं रखा, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहां पर वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट। तो पीडीवी और डीवी जीरो हो गया, इसकी वजह से वर्क डन जीरो हो गया। और पूरा का पूरा हीट किस में चला गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कभी भी दिख जाए, सबसे पहला काम वर्क डन जीरो। और आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हीट पूछी जाए तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल देना। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी सबको पता है, F/2 म्यू आर डी टी। समझ रहा, इंटरनल एनर्जी में चेंज मतलब किस में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में। तो क्या होगा बोलो, F/2 डी टी। बरका। अच्छा एक बात और बताओ, F/2 म्यू, म्यू को थोड़ा इधर खिसका दो। हाँ, तो F/2 आर म्यू डी टी ऐसे लिख दे। और F/2 आर क्या होता है, भूल गए, सीवी। तो डी यू को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, म्यू सीवी डी टी। क्या लिख सकते हो, म्यू सीवी डी टी। देखो यहां पे आपको ये तो पता चल गया, क्यू इक्वल टू डी यू। तो यहां पे क्या है देखो, होल हीट कन्वर्ट इन इंटरनल एनर्जी। इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन बाय गैस ऑलवेज विल बी, दो रिजल्ट मिल गए। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज होता कितना है वो लिखते हैं। तो सबको पता है F/2 म्यू आर डी टी। और F/2 आर को एक स्पेशल सिंबल और दिया गया है, सीबी। और सीबी निकालना वाला माइती, माइती का तुला। F/2 आर मोनोएटोमिक का सीबी 3/2 आर, डायटोमिक का 5/2 आर। तो सीबी आपको पता रहता है, ठीक है। तो ये है यहां पे हीट का फॉर्मूला। और वर्क डन तो यहां पे क्या है, काम खत्म इस प्रोसेस का भी। बोलो। चलो आइसोथर्मल में वर्क डन बोलो कितना था। जल्दी में हो। हाँ, आइसोथर्मल वर्क डन बताओ कितना था, म्यू आर टी लॉग V2/V1। आइसोथर्मल में हीट बोलो कितनी थी, इतनी थी, वर्क डन के बराबर। क्योंकि वहां पे हीट कुछ भी इंटरनल एनर्जी में गई, तो आपको हीट भी याद रखना है, वर्क डन भी याद रखना है। चलो आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो, आइसोकोरिक में हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर, जो कि कितनी है, F/2 म्यू आर डी टी या फिर म्यू सीवी डी टी। क्लियर है। ये आपके आइसोथर्मल खत्म हो गई, आइसोकोरिक। कोई दिक्कत, लिखो जल्दी से, यहीं से लिखो। दोन प्रोसेस झाले, थर्ड नंबर आ गया भैया, आइसोबैरिक प्रोसेस। बार किसकी यूनिट है, प्रेशर आंची। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा वहां पे।
ये कर रहे हो दोस्त? काय तुमचं डेरिवेशन कुठे गेला? डेरिवेशन कुठे गेला? है? आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहता है? आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहता है? हम्म? क्या बताते हो? अरे यार, पढ़ाया तो हमने आज है ना, लेकिन तुम बताओ क्या कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल में? और 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 हमने पूछा और, तो वो कर रहा है "प्स"। ये क्या है? हैं? ये कब कांस्टेंट रहने लग गई? हैं? गंदे संदे सारे करते हो। मुंबई स्टेशन पे आप दौड़ो, लोग दौड़ते हैं ना, तो ऐसे ही सारे करते दौड़ते हैं। आगे किसी को अगर हटाना है तो, देखा कभी आपने मुंबई स्टेशन पे? आप जाओगे ना, लोकल में लोग दौड़ भाग में भाग रहे इधर उधर इधर उधर, तो आगे वाले को हटाने का तरीका क्या है? देखा कभी आपने? कभी नहीं देखा क्या? तो पता क्या? नहीं पता क्या? तो तुम क्या मुंबई में रह रहे हो? वहां पे बड़ा अजीब सा इशारा करते हैं, ऐसे हटाने का। ऐसे हटाया जाता है। कौन कौन है मुंबई का? नहीं पता क्या? तुम पुणे को हो। आप कभी जाओगे ना, तो ऐसा उल्टा सीधा मत समझ लेना कि ये क्या कर रहा है। वो एक्चुअली उनका हटाने का तरीका है। वहां साइड इसी तरीके से मांगी जाती है। हाँ चलो लिख लो। तो बड़ा, वो एक फेमस है वड़ा पाव की तरह, ये भी फेमस है वहां पे। वहां पे ऐसे नहीं बोलते साइड दे दो, सीधा एक फ्लाइंग किस फेंकते हैं। साइड दे दो। साइड दे दो। सागर सर को पूछना, उन्हें पता होगा। हाँ, लिख गया? ये लिख लो। तो ये आपकी सेकंड प्रोसेस खत्म हो गई भाई। अब गौर करना तुम इस चीज पे। अब दिखाई देगा, अभी तक पता नहीं था ना, इसे दिखा नहीं। लग गया? ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं आपको। कल इसके क्वेश्चंस कराएंगे, तो क्वेश्चन कराने से पहले हम सारे फॉर्मूले पूछेंगे आपसे। तो किसी से भी पूछेंगे, इसलिए सबको याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़े। अगली हेडिंग डालो। आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। तो केमिस्ट्री में तीनों प्रोसेस हो गई क्या? पांच हो गई सारी? हाँ। चलो लिख लो। आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसमें बार, प्रेशर है ना, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है? क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। चलो भैया, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर कांस्टेंट किसने रखा था? चार्ल्स ने। इसलिए इस प्रोसेस को चार्ल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है ना? तो प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो अपने न्यूमेरिकली छोटे वाले, छोटे छोटे न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व हो जाते हैं। वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू टी वन अपॉन, और इसको पढ़ने का तरीका तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और ऐसे भी लिख सकते हो इसको, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी। तो अगर ग्राफ वी और टी का आया तो स्ट्रेट लाइन, और ग्राफ वी और वन बाई टी का आया तो हाइपरबोलिक, और ये कांस्टेंट। ठीक है? तो ये आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। अपन यहाँ पे आते हैं अपने काम की चीज पर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हीट देते हैं वो वर्क डन में जाती है और इंटरनल एनर्जी में। और इस बार गजब की बात है दोस्त, इस बार सही में हीट अलग होगी और वर्क डन अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों ही जिंदा रहेंगे।
ये एकमात्र ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप जो हीट देंगे तो वो दोनों को मिलेगी, कुछ वर्क डन में भी जाएगी और कुछ इंटरनल एनर्जी में भी जाएगी। अभी पीछे क्या हुआ था दोनों प्रोसेस में? आइसोथर्मल ने इसको कुछ नहीं दिया, पूरा वर्क डन ने खा लिया, और आइसोकोरिक में इसको कुछ नहीं मिला, इसने पूरा खा लिया था हीट को। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट बराबर हो गई थी वर्क डन के, और आइसोकोरिक में हीट बराबर हो गई थी इंटरनल एनर्जी में चेंज के। समझ रहे हो? लेकिन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप जो हीट देंगे वो थोड़ा सा वर्क डन में भी जाएगा और थोड़ा इंटरनल एनर्जी में भी जाएगा, इसलिए हीट का फॉर्मूला यहां पर होगा आपका पीडीवी प्लस डीयू। क्लियर है? ठीक है। तो अब हमें निकालना है हीट, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करना कौन सी बड़ी बात है? पीडीवी की जगह पीडीवी लिखा रहने देते हैं, और डीयू की जगह क्या लिख सकते हैं, है ना? पीडीवी की जगह म्यू आर डीटी भी लिख सकते हैं, पीछे दिखाया था हमने आपको। तो वहां पे म्यू आर डीटी भी लिख सकते हो, और म्यू आर डीटी को कॉमन निकाल लो तो हीट का फॉर्मूला आ गया, F/2 + 1 इंटू म्यू आर डी टी। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, मोल वगैरह, चेंज इन टेम्परेचर दिया जाए तो हीट का ये फॉर्मूला लगा देना बेधड़क हो गया। क्लियर है? और अगर आपको प्रेशर दिया जाए, चेंज इन वॉल्यूम दिया जाए, डीयू दिया जाए, तो ये फॉर्मूला लगा देना। इसी से तो डेराइव होके ये आया है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? W + DU। अगर आपको वर्क डन दे दिया और डीयू दे दिया तो यहां से निकाल देना हीट। ठीक है। और मान लो आपको वर्क डन नहीं दिया, डीयू नहीं दिया, क्या दिया उन्होंने? डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है, मोल दिया है, टेम्परेचर दिया है, फाइनल इनिशियल, है ना? तो फिर क्या करोगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे। इसकी जगह पीडीवी, इसकी जगह F/2 म्यू आर डी टी, फिर पीडीवी की जगह म्यू आर डी टी, और फिर म्यू आर डी टी दोनों में से क्या ले लोगे? कॉमन। और फिर ये आ गया आपका, ये यहाँ की हीट है। वर्क डन कहाँ है यहाँ का? वर्क डन पीडीवी, खत्म। वर्क डन निकालना पड़ेगा आपको खुद, पीडीवी खत्म। यही वर्क डन है, जो पढ़ा है ना फॉर्मूला आपने, वही फॉर्मूला यहाँ पे वर्क डन का, पीडीवी। और हीट कितनी है? F/2 + 1 इंटू म्यू आर डी टी। ठीक है। ये हो गई आपकी तीसरी प्रोसेस, लिख लो। कहाँ पे? सीपी कहाँ से आ गया? हाँ एफ, हाँ उसकी जगह पे, क्या बात है भाई, टैलेंटेड हो यार, हमने तो सोचा ही नहीं कभी। ठीक है। तो Q = μ CP dt भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए लिख लो जल्दी। तो ये आपकी तीसरी प्रोसेस थी। यहाँ पे हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, और वर्क डन यहाँ पे अगर पूछा जाता है तो आपको इंडिविजुअल पीडीवी यूज करना होगा। ठीक है। हम्म। कल इनके क्वेश्चंस होंगे। एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक अपनी परसों स्टार्ट होगी, परसों या उसके अगले दिन। ठीक है। ये चैप्टर आपका इस वीक खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में बहुत बड़े बड़े पोर्शन है। अपन को इसमें बहुत सारे इंजन पढ़ने हैं, कारनोट इंजन, पता नहीं कौन कौन से इंजन, फलाना ढेमका। ठीक है। हो गया कि केमिस्ट्री में ये भी? केमिस्ट्री में ये सब नहीं पढ़ोगे, कारनोट इंजन वगैरह? ये सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये रिवाइज करेंगे अपन अभी, कॉपी बंद ना करें। चलो बताओ जरा। लिख गया सबका? तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, और आइसोबारिक में प्रेशर। ठीक है। आइसोथर्मल में हीट और वर्क डन क्या रहते हैं? सेम। कितने? म्यू आर टी लॉग V2/V1, या फिर म्यू आर टी लॉग P1/P2। और आइसोकोरिक में
हीट और इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम रहते हैं। कितना? F/2 म्यू आर डी टी। ठीक है। और आइसोबैरिक में हीट ये है और वर्क डन अपना अलग निकालो पीडीवी से। ठीक है। कोई दिक्कत? तो कल तीनों प्रोसेस का 5-6 लाइन में, इसमें हीट का फॉर्मूला, इसमें वर्क डन का फॉर्मूला, इसमें हीट का फॉर्मूला, इसमें वर्क डन का फॉर्मूला, हीट वर्क डन, ये लिख के लेके आएंगे सभी लोग। ठीक है। क्या? फेयर में इसी के बाद ही बना लेना तीनों प्रोसेस। हाँ जल्दी है। इतनी जल्दी क्यों जाते हो? कुछ वहां पे है क्या? जगह चली जाती क्या?